गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ संडे की छुट्टी आपने अच्छे से यूज़ कर ली होंगी। हाँ, पिछली क्लासेस को रिवाइज कर लिया होगा। और स्वागत है आप सभी का यहाँ पर उनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज एक फिर से करंट अफेयर के एक नए सेशन में हैं, तो जहाँ पर हम अलग अलग मुद्दों की बात करेंगे। अभी हाल ही में जो भी हुए हैं 2-3 दिनों में करंट अफेयर्स जो भी बने हैं उनके प्रश्नों के माध्यम से हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आई होप कि पिछली क्लासेस आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के विधि आयोग में 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर विमल पटेल, ऑप्शन 2 है बिमल जालान, ऑप्शन 3 है बी एस भंडारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विधि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में 5 साल के संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिदेश को पूरा करने हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की थी। ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आदेशों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं इंटरनेशनल लॉज को मतलब उनका संहिताकरण करके, उन्हें कोडेड करके, उन्हें प्रगतिशील बनाना और प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि सभी के सभी लोग उसे फॉलो करें। तो इसके लिए स्थापना 1947 में की गई थी, यूएन जनरल असेंबली के आदेशों को फॉलो करने के लिए। और इसका काम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण, अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोडेड फॉर्म में बदलना। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको, और एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और अभी हाल ही में किया गया है प्रोफेसर बिमल पटेल को 5 साल की अध्यक्षता के लिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न दल बदल से संबंधित है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखो हावी ऑप्शन देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, या 74वां संविधान संशोधन। तो अभी देखो हाल में ही बैठक हुई थी, हाल में ही अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसे हमने अपने पिछले सेशन में चर्चा की थी इसके बारे में। अखिल भारतीय अखिल भारतीय पीठासीन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। तो ये शिमला में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में कौन कौन आता है? तो इस सम्मेलन में राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, वह राज्य जहाँ पे वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधायिका हैं या फिर विधानसभा है, वहाँ के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो ये सब बैठ करके वहाँ पर सदन, सभी राज्यों के सदन के, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश वाली विधानसभाओं के अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष जो थे, वो सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। इनका सम्मेलन हुआ था ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ पर इन्होंने चर्चा की थी सदन के जो अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा होनी थी, उसके बारे में सर्वसम्मति बननी थी, लेकिन वो उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो उस पर बात की गई थी वहाँ पर दल बदल विरोधी कानून पे, कि बदलते समय की, जिस समय ये कानून बना, 52वां संविधान संशोधन लाया गया, वह उस समय की परिस्थिति के अनुकूल था। तो इसमें कुछ परिवर्तन करने की बात की गई थी, लेकिन सम्मति नहीं बन पाई थी, सर्वसम्मति नहीं बन पाई। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में आता है ये दल बदल संविधान संशोधन, आपको पता होगा 10वीं
अनुसूची, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें सही आंसर होगा 52। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। तो ये आपका एक फैक्ट तैयार हो गया यहाँ से। अब अगले चीज़ पे आते हैं, जो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 है। तो 2019 में एक पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, वो यह जांच करने के लिए कि क्या दल बदल के कानूनों को में परिवर्तन करना क्या इस समय के हिसाब से अनुकूल है या नहीं है। तो एक समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो इस समिति ने सिफारिश की थी कि दल बदल के कानूनों के तहत सांसद और विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की जो शक्ति होगी केवल लोकसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष है उन तक सीमित रखने के बजाय राजनीतिक शक्तियों को भी दे दी जानी चाहिए। देखो अभी क्या होता है दल बदल विरोधी कानून के तहत कि अगर यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया, यदि किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जाता है, सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जाता है, तो उसे अयोग्य ठहराए जाने की शक्ति केवल अध्यक्षों के पास है, सभा के सदन के अध्यक्षों के पास है। तो जो ये समिति बनी थी, समिति बनाई गई थी, तो इन्होंने सीपी जोशी समिति बनाई गई थी 2019 में। 2019 में सीपी जोशी समिति बनी थी। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि जो ये विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, वह शक्ति सदन के अध्यक्षों को अतिरिक्त पार्टियों को भी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा 52वें संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं कि ये 52वां संविधान संशोधन है क्या, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन है जो ये 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसमें होता क्या है कि यदि कोई एक व्यक्ति अपना एक राजनीतिक दल छोड़ करके जिस राजनीतिक दल में वह है कोई दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो इसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, दल बदल लेना। ठीक है, तो दल बदल होता है। तो इस दल बदल के आधार पर उस व्यक्ति को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, उस व्यक्ति को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति को पार्टी से निकाला जा सकता है, उस व्यक्ति की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उस व्यक्ति की सदन की सदस्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, और इस कानून में उस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जिसके द्वारा विधायकों को, सांसदों को या फिर किसी अन्य याचिका के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। और यह जो कानून है दल बदल का, ये संसद पर और राज्य विधायिका दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका पर लागू। अब आते हैं अपने इसके अगले पार्ट पर कि दल बदल से संबंधित जो कानून है उसके तहत किस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो पहला ऐसा व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दी हो, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी हो। ठीक है, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी हो। अगर कोई व्यक्ति है वो खुद से अगर पार्टी छोड़ता है तो वह दल बदल का कानून का उल्लंघन करेगा। और दूसरा चीज है कि अगर सदन में मतदान हो रहा है तो अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करे। ठीक है, अपने पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर के मतदान करता है तो भी उस पर दल बदल कानून लागू होगा। और अगर मतदान हो रहा हो और मतदान के समय अनुपस्थित रहे बिना कोई कारण बताए, मतदान के समय अनुपस्थित रहे बिना किसी को कोई कारण बताए, तो उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। ठीक है, अगर अब देखो फिर चुनाव के बाद अगर कोई निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय सांसद है, चुनाव के बाद निर्दलीय सांसद या विधायक यदि
कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दी है, अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाके मतदान किया है, या फिर मतदान में बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहा है। और तीसरा है कि चुनाव के बाद निर्दलीय सांसद या विधायक कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। और इसी में आता है आखिरी, जो मनोनीत सदस्य है, जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त करता है, मनोनयन करता है। जिनका मनोनीत सदस्य जो है 6 महीने बाद, नियुक्ति के 6 महीने में, अगर 6 महीने बाद अगर वो पार्टी ज्वाइन करता है तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें 2 अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी आते हैं। अगर इनके अपवाद की बात करते हैं तो इसके 2 छोटे छोटे अपवाद हैं कि अगर कोई पार्टी है, जैसे यहाँ मान लो एक पार्टी एक्स है, ठीक है, एक पार्टी जो ये एक्स पार्टी है, यहाँ पर वाई पार्टी है, तो इस वाई एक्स पार्टी के लगभग 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य एक्स से चले जाते हैं वाई में, तो ये दल बदल कानून यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये 2/3 लोग यहाँ इस वाई पार्टी में बने रहना चाहते हैं, अगर उसके विलय का निर्णय, ठीक है, तो यहाँ पर इनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि इतना 52वां संविधान संशोधन से दल बदल से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई, जो कि समझ में आ गई होगी कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, और इसके तहत अयोग्य किन्हें ठहराया जा सकता है, संसद और राज्य की विधायिका ये पर ये समान रूप से लागू होते हैं। और स्वेच्छा से पार्टी अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ दी हो तब लागू होगा। अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान जाकर किया हो, या फिर मतदान के समय बिना कारण के अनुपस्थित रहा हो, चुनाव के बाद अगर निर्दलीय सांसद या विधायक हो वो पार्टी में शामिल हो, तब दल बदल कानून लागू होगा। या फिर मनोनीत सदस्य हो, वो 6 महीने के भीतर, अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर पहले भी चर्चा की गई कि दल बदल की जो किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है, अयोग्य करने की जो घोषित करने की शक्ति होती है वो सदन के अध्यक्ष के पास होती है, सदन के अध्यक्ष के पास होती है। और यह न्यायिक, इसका फैसला अंतिम होता है, ठीक है, इसका सदन के अध्यक्ष के पास होती है और इसका फैसला अंतिम होता है। हालांकि इस पे कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन पहले सदन के अध्यक्ष की अनुमति चाहिए होगी। तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा आपको कि दल बदल के विरोध हुई, दल बदल के बारे में। दल बदल की जो किसी व्यक्ति को अयोग्य करने की घोषित करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है, सदन के अध्यक्ष के पास होती है। और इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, हाल ही में चर्चा में रहे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, ठीक है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ऑप्शन देखिए, रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा रूस के द्वारा, ठीक है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा रूस के द्वारा। 1 मिनट दोस्तों, माफ कीजिए, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण के विनिमय हेतु किस संस्था के द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। तो देखो, जो आजकल जो ऐप के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है, उस पर उसके विनियमन हेतु उसके लिए कानून बनाने के लिए किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, आरबीआई के कार्यकारी समूह के द्वारा, या फिर नाबार्ड के द्वारा, या फिर नीति आयोग, या फिर आर्थिक मामलों की कार्यकारी समिति के द्वारा, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई के कार्यकारी समूह के द्वारा, आरबीआई वर्किंग कमेटी के द्वारा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए। देखो, होता क्या है कि जो आजकल ये जो छोटे छोटे ऐप आ गए हैं, ये छोटे छोटे ऐप जो होते हैं इंस्टेंट ऋण की, इंस्टेंट लोन की बात करते हैं। तो इंस्टेंट लोन में होता क्या है कि आप, जैसे आप ऐड में देखते होंगे, विज्ञापनों में देखते होंगे कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने डिटेल दीजिए और उसके बाद ये तुरंत आपको ऋण
उपलब्ध करवा देते हैं। तो इस पर इनकी इस प्रकार के जो ऋण देते हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो ऐप के माध्यम से ऋण दे रही हैं, इनकी निगरानी के लिए इनके नियमन के लिए आरबीआई ने कुछ सिफारिशें की कि और वो सिफारिशें ये हैं कि इनकी निगरानी के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक ये एक ही कानून में समाहित हो जाती है, तो इनके अलग कानून बनाए जाने चाहिए। और डिजिटल ऋण प्राप्त करने प्रदान करने वाले जो एप्लीकेशन के लिए एक नोडल एजेंसी भी बनाई जानी चाहिए कि जो वो नोडल एजेंसी हो, सभी ऐप को वो कंट्रोल करती हो। और साथ ही साथ इनके लिए एक स्वनियमन केंद्र भी बनाया जाना चाहिए। ठीक, स्वनियमन केंद्र बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये ऋणों को संवितरण करने वाले जो ऋण दिया जाता है इन ऐप के माध्यम से, वो सीधे उधारकर्ता के खाते में दिया जाना चाहिए। देखो होता क्या है, जो ये ऐप के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, प्रदान करने वाली जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां करती क्या हैं कि ये ऋण तो प्रदान करती हैं, लेकिन उस ऋण पे बहुत अधिक ब्याज लगा देती हैं। और इतना ब्याज लगा देती हैं कि व्यक्ति जैसे अगर 100 रुपये का ब्याज 100 रुपये का लोन दिया तो उस पर 50 रुपये का ब्याज लगा देती हैं। ठीक है, 100 रुपये पर मतलब 50% का ये 50% तक ब्याज लगाती हैं। और फिर इस ब्याज को वसूलने के लिए कुछ गलत तरीकों का भी यह प्रयोग करती हैं। और इसके साथ ही साथ इन कंपनियों के पास जो डेटा जाता है, व्यक्ति का डेटा, उस डेटा को ये सही रूप से कहीं कहीं शिकायत आई है कि सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गलत प्रयोग हो, डेटा का गलत यूज़ कर रहे हैं, डेटा का मिस यूज़ कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, डेटा का मिस यूज़ किया जा रहा है साथ ही साथ यहाँ पे। और इसके बाद ये डेटा को कभी कभी ये कंपनियां जो हैं ये भारत में ही स्टोर नहीं करती हैं, ये भारत के बाहर जाके अपना सर्वर बनाती हैं। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, देखो एक तो ये ऋण का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, तो व्यक्ति की गरिमा का भी हनन करते हैं, और तीसरी चीज़ कि ये डेटा का मिसयूज़ कर रहे हैं, और चौथी चीज़ ये डेटा को है देश से बाहर ले जा रहे हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन में कहा गया है कि इनको नियमन किया जाए जिससे कि ये डेटा का मिसयूज़ ना कर सकें, डेटा को देश से बाहर ना ले जा सके, और व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐप होते हैं ये बिना किसी परेशानी के व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बात के ब्याज देने का, बिना किसी मतलब ब्याज के लोन देने की बात करते हैं, लेकिन बाद में इनके हिडन चार्जेस जुड़ करके वह मूलधन से अधिक हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा एक कमेटी बना करके उसमें सिफारिश की गई है। हालांकि इसका कुछ अपना महत्व है कि भारत में डिजिटल फिनटेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ी है इन सब चीज़ों से, लेकिन साथ ही साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं इसमें अधिक रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इस पर सिफारिश दी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि पिछला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हाल ही में चर्चा में रहा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, तो जो ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, ऑप्शन देखिए द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, ठीक है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। तो इसका सही आंसर होगा द नीदरलैंड हेग में स्थित है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है। देखो अभी हाल ही में एक भारत सरकार का और एक विदेशी कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है केयर एनर्जीज, जो भारत को तेल सप्लाई करती थी। तो केयर एनर्जी और भारत सरकार के बीच में कुछ करों को टैक्स को लेकर के विवाद था, जिसमें भारत सरकार ने एक कानून पारित कर दिया और उसे पूर्वगामी कानून बना दिया। पूर्व प्रचलित कानून मतलब कि समय से, जैसे आज ये कानून लाया गया है, आज की डेट है 22 तारीख, तो ये उस अध्यादेश लाया और उस कानून में लिख दिया कि उसका जो भी अगर व्यापार है, व्यापार में अगर टैक्स लिया जाएगा तो वो लिया जाएगा, आज है 22 नवंबर, तो वो 22 अक्टूबर से वो प्रभावी होगा ये कानून। ठीक है, तो इसको भूतलक्षी विधायन भी कहते हैं। ठीक है, भूतलक्षी विधायन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक कानून बना दिया था जिसके तहत उस कंपनी को 7,900 करोड़ का टैक्स देना था, जबकि पिछले भूतलक्षी विधायन के तहत 7,900 करोड़ रुपए का टैक्स देना था भारत सरकार को। भारत सरकार डिमांड कर रही थी कि इतने पैसे हमें दो, तो कंपनी ने कहा कि ये गलत है, और कंपनी इस मामले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चली गई। ठीक है, परमानेंट
आर्बिट्रेशन अकाउंट में, परमानेंट आर्बिट्रेशन में चली गई, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चली गई यहाँ पर। तो अभी हाल में ही जो फैसला दिया गया स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा, उसने ये कहा कि भारत सरकार की जो डिमांड है वह गलत है और भारत सरकार को कंपनी के 7,900 करोड़ वापस करने चाहिए, 7,900 करोड़ डॉलर वापस करने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं पीसीए के बारे में। पीसीए है क्या? देखो, पीसीए है क्या, जहां पर भी दो कंपनियों, जैसे किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद होता है तो वो सीधे कोर्ट जाता है। वो वैसे ही यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। और ये इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द पूछा जा सकता है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, जो डिसीजन दिया जाता है, इसे हम अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है इसे अवार्ड कहा जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का नाम आया और इसका रीजन क्या था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये काम क्या करता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आसियान फिर से आ गया। हाल ही में चर्चा में रहे, यहाँ जिनमें है हाल ही में चर्चा में रहे आसियान के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखिए इसका, आसियान का गठन 1967 में इसके संस्थापक सदस्यों के द्वारा आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ था। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन था आसियान के 11 सदस्य देश हैं। तो विकल्प देखते हैं, केवल एक, केवल दो, या एक और दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। हाल ही में आसियान का गठन 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि आसियान का जो गठन था 1967 में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्यों के द्वारा बैंकॉक घोषणा, ये भी हमने चर्चा की थी, इसके बारे में बात की थी कि आसियान का गठन जो था बैंकॉक घोषणा के तहत हुआ था। आसियान के 11 सदस्य देश हैं, तो क्या यहाँ पर आसियान के 11 सदस्य देश हैं? बताइए दोस्तों, क्या आसियान के 11 सदस्य देश हैं? जी नहीं, आसियान के जो हैं वो केवल 10 सदस्य देश हैं। आसियान के 10 सदस्य देश है और उन 10 सदस्य देशों का हमने नाम बताया था। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि इसके संस्थापक सदस्य क्या थे। जब ये आसियान बना था तो इसके संस्थापक सदस्य अलग अलग थे। तो जैसे संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे और इसके साथ 5 देश बाद में जुड़े। ठीक है, इसके साथ 5 देश बाद में जुड़े। वो 5 देश कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया के अगर आप देखेंगे, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। ठीक है, ये 5 देश इसके साथ बाद में जुड़े। ठीक है, आसियान का गठन 1967 में हुआ था इसके संस्थापक सदस्यों की बैंकॉक घोषणा के द्वारा। तो बैंकॉक घोषणा के द्वारा हुआ था। संस्थापक सदस्यों के नाम क्या था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके अलावा 5 देश जो बाद में जुड़े वो ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। ठीक है, और आसियान के 10 सदस्य देश है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 गलत हो गया, तो मतलब केवल ऑप्शन 1 सही है। और इसके साथ ही साथ भारत जो है 1992 में, भारत 1992 में इसका पर्यवेक्षक या फिर ऑब्जर्वर कंट्री बना था, क्षेत्रीय भागीदार, मतलब रीजनल पार्टनर। भारत जो था 1992 में
रीजनल क्षेत्रीय भागीदार बना आसियान देशों का क्षेत्रीय भागीदार। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। तो एक्ट ईस्ट का मतलब, एक्ट ईस्ट के बाद आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इन दोनों के तहत करना क्या है, तो इन दोनों के तहत हमें अपने पूर्व की तरफ देखना है। पूर्व की तरफ अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में ये सारे ही देश मिलते हैं जो भारत के लिए एक बड़ा बाजार का, सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, भारत के साथ इनमें काफ़ी समानता है सांस्कृतिक रूप से भी, और एक भारत के लिए बड़े बाजार का भी काम कर सकते हैं ये, ठीक है। इनके साथ व्यापार अच्छा हो सकता है, तो इसलिए ये दोनों पॉलिसीज देखी जा गई थी। एक्ट ईस्ट के तहत भी इन पे ध्यान दिया गया, लुक ईस्ट के तहत भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर ध्यान दिया गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। आसियान के संबंध में हम बात कर रहे थे, तो इसका बैंकॉक घोषणा के तहत 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसके 10 संस्थापक देश हैं। 10 संस्थापक देशों के नाम हमने देखा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। और भारत 1992 में इसका क्षेत्रीय भागीदार बना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-SAT का परीक्षण किया? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? ठीक, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर होगा रूस। देखो, हाल ही में रूस ने DA-SAT नाम का एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया। एंटी सैटेलाइट का मतलब, सैटेलाइट अगर अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रही है, तो जमीन से मिसाइल छोड़ करके उस सैटेलाइट को समाप्त करना, ठीक है, उस सैटेलाइट को समाप्त करना। तो अभी इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया है। जब जब भी ऐसे परीक्षण होते हैं तो उसमें विवाद हो जाता है। देखो, हुआ क्या कि जब रूस ने ये परीक्षण किया, तो इससे जो उस मिसाइल से जो विस्फोट हुआ वहाँ पर, वो सैटेलाइट के टुकड़े, उस सैटेलाइट के लगभग 1500 से 1600 टुकड़े अंतरिक्ष में तेजी से बिखर गए, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो गया। तो इस बात के लिए रूस पर सभी देशों ने दबाव बनाया, जिससे कि, लेकिन हाल ही में बाद में रूस ने यह कहा कि इससे कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ है, और हमने चीज़ों को बारीकी से देखा है, जिसमें ये निकल के आया है कि कोई खतरा उत्पन्न नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। और अभी देखिए, यह कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट की कैपेसिटी है, ठीक है, एंटी सैटेलाइट का परीक्षण कर चुके हैं, या फिर मतलब ये कहिए कि अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट को उड़ाने की, विस्फोट करने की शक्ति है, जैसे अमेरिका, चीन, भारत, रूस, ये सारे देश है। कहा जाता है कि इजराइल के पास भी है, लेकिन वो खुले तौर पर सामने नहीं आता है। अभी हाल ही में भारत ने मिशन शक्ति, भारत का जो मिशन शक्ति था, ये भी इस एंटी सैटेलाइट परीक्षण से संबंधित था, ठीक है, भारत भी कर चुका है यह परीक्षण। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा T20 का। किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब, कतर, कुवैत या UAE? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब गैर लाभकारी शहर, तो गैर लाभकारी शहर होता क्या है? देखो, एक ऐसा शहर जहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिल सके, एक ऐसा जहां पर दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं जो बिना किसी लाभ को लिए कार्य करती हैं, वह सभी वहां पर आ सके और वहां पर अपने विचारों को और मतलब विश्व की उन्नति में अपना भाग दे सके, विचारों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से विश्व की उन्नति में भाग दे सके। तो ऐसा पहला शहर है गैर लाभकारी शहर, किसने बसाया है? सऊदी अरब में। 3.2 वर्ग किलोमीटर का यह शहर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन देखिए, 551, 552, 553 या 554। तो इसका सही आंसर होगा 552। हाल ही में गुरु नानक 19 नवंबर को 552वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर आज ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, करतारपुर कॉरिडोर वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों को समान रूप से देखा, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण किया, ठीक है। और इन्होंने ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो
दो उपमहाद्वीपों में 5 लंबी यात्राएं की, और इन लंबी यात्राओं को उदासी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा कि उदासी है क्या है, तो ये गुरु नानक जी की यात्राएं हैं, गुरु नानक जी की यात्राएं हैं उदासी से, तो इन्हें उदासी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इतना ठीक है, काफ़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डांग जिले को 100% जैविक खेती का जिला घोषित किया गया है, या जिला किस राज्य में है? तो देखिए न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया। किस राज्य में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। डांग जिला, तो डांग जिला जो है इसका आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात में है जहाँ पर 100% जैविक खादों से ही खेती की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, मेटावर्स पर दूतावास की मेजबानी करने वाला पहला संप्रभु राष्ट्र कौन है? सेशल्स, मेडागास्कर, बारबाडोस या अल सल्वाडोर? तो इसका सही आंसर होगा बारबाडोस। मेटावर्स की बात हमने की थी कि फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल करके मेटावर्स कर दिया गया है। मेटावर्स है क्या? मेटावर्स का मतलब जो चीज़ें वास्तविकता में ना हो, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, एक डिजिटल दुनिया है, उस डिजिटल दुनिया में अपना आभासी दूतावास खोलने वाला पहला देश हो गया है बारबाडोस। तो इस आभासी, जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हैं, आजकल एक बड़ा गेम फेमस है GTA गेम खेला होगा आपने। तो उस GTA गेम में होता क्या है, तो GTA गेम में आभासी रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं, एक दुनिया वो एक अलग दुनिया होती है जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं, घर होते हैं, इंसान जो होते हैं वो कोडेड प्रोग्राम होता है, उसमें बात वगैरह करते हैं, तो सभी कुछ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक कैरेक्टर होता है जो अपना काम वहाँ पर करता रहता है। ठीक है, GTA। तो इसी की तरह एक मेटावर्स नाम की एक अलग दुनिया बनाई है फेसबुक के संस्थापक ने, मार्क जुकरबर्ग ने। तो बारबाडोस वहाँ पर अपना पहला दूतावास खोलने वाला देश हो गया। अल सल्वाडोर किस लिए फेमस था? अल सल्वाडोर ने हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान की थी, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन देखिए, NPCI की स्थापना 2008 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत हुई। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, और यह केवल RBI की पहल है। ऐसे प्रश्नों में अगर केवल हो तो वहाँ पे सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि केवल लगा हुआ है तो क्या ये सही हो सकता है। हमने कल बात की थी, पिछले क्लास में बात की थी कि ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत काम करता है। ठीक है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत 2008 में गठित किया गया, और ये साथ RBI के साथ साथ बैंक एसोसिएशन है। बैंक एसोसिएशन बैंकों का समूह है, लगभग 10 बैंकों का समूह है। तो इन बैंक एसोसिएशन और RBI ने मिल करके NPCI की स्थापना की है। ठीक है, NPCI तो इसका ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसका केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कि 2008 में इसकी स्थापना की गई भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत। NPCI काम क्या करता है? NPCI जो आपके देश भर में ATM है, उन ATM की देख रेख करना, उनमें पैसे डालना, ये सब NPCI का काम होता है। कैसा मतलब वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह NPCI का काम होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, किस राज्य में कलपति महोत्सव मनाया गया? कलपति महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा केरल। तो केरल में कलपति महोत्सव मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज की क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी डिटेल्स चर्चा की गई वह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है, और समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। धन्यवाद।